गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा की अपन बात करें उससे पहले अपन बात करते हैं कि आज तक अपन ने जो अभी तक अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्थिर वैद्युतिकी। मीन्स अपन ने अभी तक जो पढ़ा था वो स्थिर आवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, स्थिर आवेश के कारण विद्युत विभव बनता है, स्थिर आवेश के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा बनती है। उसी के बारे में अपन ने आज तक पढ़ा था। लेकिन आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा का मीन्स क्या होता है कि अब जब आवेश है वो स्थिर ना रख के आवेश क्या करने लग गया, गति करने लग गया। ठीक है, तो इसका मीन्स अब जो है अपन को विद्युत गतिकी पढ़नी है। ठीक है, तो विद्युत गतिकी में क्या होता है, आवेश क्या करता है, गति करता है। तो आवेश जब गति करता है तो उसकी वजह से जो बनती है उसको बोलते हैं अपन विद्युत धारा। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर, अगर अपन विद्युत धारा को डिफाइन करेंगे तो विद्युत धारा की डिफाइन के लिए अपन क्या बोलेंगे कि आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। मीन्स किसी चालक तार से उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से आवेशों का जो प्रवाह होता है, ठीक है, उस आवेशों के प्रवाह की दर को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इस विद्युत धारा को जो अपन डिफाइन करते हैं वो आई से करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा को जो अपन व्यक्त करेंगे तो वो किससे करते हैं, कैपिटल आई से करते हैं। तो अगर अपन I की बात करें तो यहाँ पे I बराबर हो जाएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यहाँ पे जो अपन विद्युत धारा I की बात करेंगे तो विद्युत धारा I बराबर यहाँ पे डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T होगा। क्योंकि आवेश प्रवाह की दर की बात करेंगे तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। अगर अपन डेल्टा Q की बात करें तो डेल्टा Q क्या होता है कि किसी चालक तार से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जहाँ जो डेल्टा Q है वो आवेश का प्रवाह है। मीन्स जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उस आवेश की मात्रा को जो कौन दिखाता है, डेल्टा Q। डेल्टा T यहाँ पे समय अंतराल होता है कि किस समय अंतराल में उससे वो आवेश प्रवाहित हो रहा है। मीन्स अगर अपन इसको बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे कि एकांक समय में जो आवेश प्रवाह होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। ठीक है, इस आवेश प्रवाह की जो दर है इसको अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, औसत धारा के लिए। ठीक है, लेकिन अगर अपन ताक्षणिक धारा की बात करें तो अपन ताक्षणिक धारा के लिए यहाँ पे I इसको अपन AB, तो उसके लिए अपन को क्या करना होता है कि समय अंतराल को थोड़ा सा छोटा करना होता है। तो यहाँ पे अपन डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहें तो अगर अपन ताक्षणिक धारा इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इसको अपन dq/dt बोल सकते हैं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी आवेश का अगर अपन समय के सापेक्ष क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, अवकलन करें तो अपन को विद्युत धारा प्राप्त होती है। और जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो कौन सी धारा प्राप्त होती है, ताक्षणिक विद्युत धारा। तो अपन ने केवल परिभाषा की बात की थी यहाँ पे कि जो विद्युत धारा होती है वो क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, जिसको अपन डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T लिखते हैं। डेल्टा Q यहाँ से क्या होता है, किसी चालक तार के अंदर से प्रवाहित आवेश होता है। डेल्टा T समय अंतराल होता है। अगर अपन इस समय अंतराल को छोटा करके एक फिक्स टाइम कर देंगे तो अपने पास जो धारा होगी वो कौन सी होगी, ताक्षणिक धारा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ने बात की तो एक तो औसत धारा जो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T है, यहाँ पे समय अंतराल होता है। यहाँ अगर इस समय अंतराल को छोटा करेंगे तो अपन ताक्षणिक समय के लिए जो धारा बनती है, ताक्षणिक धारा IN dq/dt। मीन्स इसको अपन बोलेंगे तो आवेश का अगर अपन समय के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो अवकलन करने से अपन को क्या मिलती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ अब अपन जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे उसके मात्रक की। यहाँ अगर अपन बात करें तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक, तो यहाँ से अगर अपन मात्रक निकालने की कोशिश करें तो यहाँ मात्रक अपने पास क्या है, आवेश, और बटे क्या है, समय। तो इसका जो आवेश, इसका मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। अगर इसके मात्रक को अगर अपन यहाँ से देखें तो यहाँ इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, लेकिन अगर जो अपन एसआई पद्धति की बात करते हैं तो एसआई पद्धति के अंदर विद्युत धारा एक क्या है, मूल राशियों में आती है। तो मूल राशियों में आती है तो यहाँ इसका एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है, एसआई पद्धति में मात्रक होगा इसका एम्पियर, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ अपन यूँ कह सकते हैं कि 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। इसका जो मात्रक है वो कूलाम पर सेकंड भी होता है और एम्पियर भी होता है। और 1 एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 कूलाम पर सेकंड होता है। अगर अपन विद्युत धारा की बात करें
कि विद्युत धारा कौन सी राशि है। अगर अपन इसको सदिश के रूप में देखें तो यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है, ठीक है। इसकी दिशा तो होती है लेकिन ये क्या करती है, सदिशों के नियम का पालन नहीं कर पाती। विद्युत धारा की दिशा होती है लेकिन वो क्या करती है, सदिशों के नियम का पालन नहीं कर पाती, इसलिए उसको अपन ने क्या है, अदिश में रखते हैं, ठीक है। अदिश भी नहीं बोलेंगे अपन, इसको प्रदिश बोलते हैं, क्योंकि ये जो राशियां होती है वो दिशा तो दिखाती है, दिशा भी होती है, अपन इसकी दिशा भी व्यक्त करते हैं, लेकिन ये सदिशों के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए इनको एक अलग ही रखा है और उसको बोलते हैं अपन प्रदिश राशियाँ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विद्युत धारा जो है वो कौन सी राशि है, तो विद्युत धारा एक प्रदिश राशि है। ये वैसे बिहेव करेगी जैसे कि एक अदिश राशि बिहेव करती है। इसको अगर अपन को जोड़ना होगा, घटाना होगा, तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे, उसी प्रकार से घटाएंगे जैसे अदिश राशियों को घटाते हैं, ठीक है। अब आगे अपन चलते हैं कि ये जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, चालक के अंदर प्रवाहित होती है। तो विद्युत धारा जब चालक के अंदर प्रवाहित होती है तो चालक में किन की मात्रा अधिक होती है जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अपन बात करते हैं कि विद्युत धारा जो प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है, आवेशों के प्रवाह से। तो यहाँ पे जो अपन चालक की बात करते हैं तो विद्युत धारा उन्हीं पदार्थों के अंदर प्रवाहित होती है जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स धारा को प्रवाहित करवाने के लिए क्या होने चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जो धारा प्रवाहित होगी, आवेश प्रवाहित होगी, वो किसमें होगी, चालक के अंदर, क्योंकि चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या होगा, उस धारा को प्रवाहित करेगा, आवेशों को प्रवाहित करेगा। यहाँ पे अगर अपन विद्युत धारा की जगह अपन धारा घनत्व की बात करें तो धारा घनत्व क्या होता है, यहाँ अगर अपन धारा घनत्व की बात करें, मेरे पास आता है धारा घनत्व। तो धारा घनत्व जो होता है, इस धारा घनत्व का मीन्स होता है कि एकांक, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, धारा घनत्व। यहाँ जो धारा घनत्व होता है उस धारा घनत्व को अपन जैसे डिफाइन करते हैं, तो J इक्वल टू अपने पास क्या होगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा बटा अपने पास क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल। मीन्स विद्युत धारा में अगर क्षेत्रफल का अपन भाग देते हैं तो अपन को क्या मिलता है, धारा घनत्व। मीन्स एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। यहाँ विद्युत धारा को, धारा घनत्व को अपन जैसे डिफाइन करते हैं, विद्युत धारा I और ये अपने पास क्या होता है, क्षेत्रफल A होता है। अगर धारा घनत्व की बात करें, विद्युत धारा अपन ने कहा था कि प्रदिश राशियों में आती है, अदिश की तरह बिहेव करती है, लेकिन अपन धारा घनत्व की बात करेंगे तो धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा उसके क्षेत्रफल की दिशा में होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये अपन इसको अगर लिखना चाहें तो अगर इसको सदिश रूप में लिखें तो I बराबर अपन को क्या हो जाएगा, J इंटू है। तो यहाँ क्षेत्रफल भी एक सदिश राशि होती है और धारा घनत्व भी एक सदिश राशि है। इसको अगर अपन चाहें तो I इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर भी लिख सकते हैं। मीन्स धारा घनत्व और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणन होता है उस अदिश गुणन को अपन क्या बोलेंगे, धारा घनत्व बोलेंगे। दोबारा बात करते हैं कि जो धारा घनत्व है वो क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसको अपन क्या बोलेंगे, धारा घनत्व, जो एक सदिश राशि है। इसके अगर अपन मात्रक की बात करें तो यहाँ इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा। इसका जो मात्रक होगा वो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होगा और ये क्या है, सदिश राशि। अगर अपन बात करते हैं विद्युत धारा की तो विद्युत धारा का जो मान होता है वो चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। मीन्स अगर अपन मान लो अपन एक कोई कंडीशन लें जिसके अंदर कोई चालक तार है और चालक तार, उस चालक तार के क्षेत्रफल में, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है। अपन जैसे इस तरह की कोई, अगर अपन एक कोई कंडक्टर या कोई चालक लेते हैं तो अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि इस चालक तार से अगर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उस धारा का मान प्रत्येक बिंदु पे एक समान होता है, एक जैसा होता है। लेकिन अगर धारा घनत्व देखेंगे तो धारा घनत्व का मान भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। मीन्स ये चालक तार है, यहाँ इसका अनुप्रस्थ क्षेत्र काट का क्षेत्रफल ज़्यादा है, यहाँ क्षेत्रफल कम है, यहाँ क्षेत्रफल और कम है, यहाँ इससे भी कम है, ठीक है। लेकिन धारा का मान कैसा होता है, धारा का मान सभी बिंदुओं पे एक जैसा होता है। लेकिन अगर अपन धारा घनत्व की बात करेंगे तो धारा घनत्व का मान यहाँ पे सर्वाधिक होगा, यहाँ उससे
थोड़ा कम होगा और यहाँ सबसे कम होता है, क्योंकि धारा घनत्व का जो मान होता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे धारा घनत्व के मान में भी परिवर्तन होता है। लेकिन अगर विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा के मान में इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर अपन विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो धनावेशों का प्रवाह माना जाता है। धनावेशों का प्रवाह, ठीक है। विद्युत धारा जब भी प्रवाहित होती है तो अपन उसको जो मान के चलते हैं वो क्या मान के चलते हैं कि विद्युत धारा है वो धनावेशों का प्रवाह है, कि धनायनों के कारण विद्युत धारा बनती है। लेकिन वास्तविकता में अगर अपन देखें तो चालकों के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। क्योंकि अगर किसी चालक की बात करेंगे, किसी परमाणु की बात करेंगे तो उसके पास जो धनावेश होता है वो धनावेश सारा का सारा नाभिक में होता है, ठीक है। और अपन को पता है कि उस नाभिक का अगर चालक में चलना संभव भी हो, अपन माने तो चालक के अंदर किसी नाभिक का चलना संभव नहीं होता, ठीक है। तो अगर अपन बात करेंगे वो यही करेंगे कि जो चालक के अंदर है वो धनावेश तो प्रवाहित हो नहीं सकता क्योंकि वो नाभिक में स्थित होता है। लेकिन जो अपन विद्युत धारा को मानते हैं वो क्या मान के चलते हैं कि विद्युत धारा है जो धनावेशों का प्रवाह है। लेकिन अगर अपन देखेंगे ना तो चालक के अंदर जो प्रवाहित होते हैं वो धनावेश ना होकर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपन क्या मानते हैं कि जो विद्युत धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। जो विद्युत धारा है वो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के कहाँ होती है, विपरीत दिशा में। मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस ओर गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्यों होती है, क्योंकि अपन ने जो विद्युत धारा को मान रखा है वो धनावेशों का प्रभाव मान रखा है। और अपन को ये पता होता है कि चालक के अंदर धनावेश प्रवाहित हो नहीं सकता, क्योंकि धनावेश कहाँ होता है, नाभिक में होता है। और जब नाभिक होता है तो नाभिक क्या होता है कि वो गति नहीं करता। किसी चालक के अंदर गति कौन करते हैं, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। तो अपन ने जो विद्युत धारा को डिफाइन करेंगे वो कैसे करेंगे कि विद्युत धारा जो है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गति करती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस तरफ गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। अगर अपन इलेक्ट्रॉनों की गति के बारे में बात करें तो किसी चालक के अंदर अपने पास ही चालक होता है, ठीक है। और उस चालक के अंदर क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं जिन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, ठीक है। उनको अपन क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ अगर चालक की बात करें तो चालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जब अपन सामान्यतः बात करते हैं कि जब चालक किसी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यहाँ रखा हुआ है तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं। यादृच्छिक रूप से गति का मीन्स ये होता है कि इनकी गति के बारे में अपन को कोई पता नहीं होता, ये जिग-जैग मोशन करते हैं, ठीक है। इनकी ना तो दिशा का अपन को पता होता, न इनके वेग का परिमाण अपन को पता होता, न इनके वेग का अपन को मान पता होता, क्योंकि अपन ये मान के चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो वेग है वो शून्य से लेके अनंत तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन को इनका जो एक्चुअल है वो एक्चुअलिटी इनकी पता नहीं होती, ठीक है। अपन को ये पता होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते हैं, ठीक है। लेकिन कौन सी दिशा में गति करते हैं अपन को नहीं पता, ठीक है। लेकिन अगर अपन इनका अगर परिणामी देखें तो इनका परिणामी जो वेग आता है वो परिणामी वेग क्या आता है, शून्य आता है। शून्य क्यों आता है, क्योंकि सिंपल रखे हुए, सामान्य रखे हुए चालक से धारा प्रवाहित होती ही नहीं है। तो जब धारा प्रवाहित होती नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण किसी एक विशेष दिशा में तो गति नहीं हो पाती, ठीक है। तो इसका अपन यूँ कहेंगे कि ये चालक गति तो करते हैं, गति किसकी वजह से करते हैं, गति करते हैं ताप की वजह से। इनके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा के कारण ये क्या करते हैं, गति करते हैं। लेकिन जो गति करते हैं वो कौन सी करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। और उस यादृच्छिक गति के कारण क्या होता है, इनमें किसी प्रकार का कोई विद्युत धारा का निर्माण नहीं हो पाता। मतलब इनका अगर अपन औसत वेग निकालेंगे ना तो इनका औसत वेग क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। अगर इनका अपन औसत वेग निकालें तो इनका औसत वेग अपन को कितना मिलता है, 0 मिलता है। क्यों, क्योंकि इनकी गति का अपन को कोई पता नहीं होता कि कौन सी दिशा में गति कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन यूँ कहें कि सामान्यतः जैसे अपन ये मान के चले कि ये चालक है और इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करते हैं,
ठीक है, इसमें आवेश गति कर रहा है लेकिन इसके कारण किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा निर्मित नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आवेश तो इसमें गति कर रहा है लेकिन आवेश जो गति कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर किसी विशेष दिशा में गति नहीं करता, वो यादृच्छिक रूप से गति करता है जिसका औसत वेग क्या होता है? शून्य होता है, जिसकी अपन कोई विशेष दिशा भी नहीं बता सकते। इसलिए अपन कहेंगे कि किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही गति करता है लेकिन उसके कारण क्या होता है कि विद्युत धारा का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अगर अपन को इससे विद्युत धारा बनानी होती है तो अपन को इस चालक को किसी न किसी विद्युत क्षेत्र में रखना होता है या इस चालक के ऊपर अपन को कोई ना कोई विभवांतर आरोपित करना पड़ता है। तो किसी चालक तार से अगर अपन को धारा प्रवाहित करवानी होती है, आवेशों को अगर अपन को गति करवानी है तो उस चालक को अपन को या तो विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ेगा या उसके ऊपर कोई विभवांतर आरोपित करना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे अपन इस चालक को किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, अपन मान के चलते हैं कि अपने पास ये चालक है और इस चालक को अपन किसी विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो मान लिया कि अपने पास जो विद्युत क्षेत्र है वो ई वेक्टर है और इस विद्युत क्षेत्र में अपन इस चालक को रखा हुआ है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा अपन ऐसे लेते हैं। तो यहाँ अगर अपन देखेंगे तो अपन को देखने में क्या नजर आता है कि विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? एक बल काम करेगा। ठीक है, पहले तो ये यादृच्छिक रूप से गति कर रहे थे। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होती है क्योंकि जब गति कर रहे होते हैं तो इनका कोई ना कोई प्रारंभिक वेग होता है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है। और फिर अपन इसको विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र में जैसे लेके जाते हैं इनके ऊपर एक बल काम करने लगता है, एक त्वरण काम करने लगता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल काम करने लगता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल काम करने लगता है जिसको अपन बोलते हैं विद्युत बल। ठीक है, यहाँ अपने पास इनके ऊपर जो बल लगेगा वो F = m। यहाँ पे इनके ऊपर जो बल काम करता है वो विद्युत बल काम करता है, वो कितना होगा? अपने पास F = ma होता है। अगर अपन विद्युत बल को अगर लिखना चाहें तो विद्युत बल F = अपन QE भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर इसको लिखें तो यहाँ F = क्या होगा? अपने पास QE। तो अपने पास ये ma। तो अगर अपन इनके ऊपर त्वरण निकालना चाहें तो त्वरण A बराबर अपने पास क्या होगा? QE/m। अपन को पता है किसी एक इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन पे जो त्वरण का मान होगा वो A बराबर आवेश कितना है? E। अब अपने क्या होता है कि इसमें जो त्वरण काम करेगा ना वो आरोपित विद्युत बल के या आरोपित विद्युत क्षेत्र के क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। इसलिए अपन इसको क्या लिखेंगे? माइनस अपॉन क्या होता है? m। इसको अगर अपन सदिश रूप में लिखना चाहें तो अपन इसको A वेक्टर = -E वेक्टर/m। यहाँ पे जो स्मॉल m है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, E यहाँ पे स्मॉल e यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश और कैपिटल E जो है यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे ही अपन ने इस चालक को विद्युत क्षेत्र में रखा तो चालक को जैसे ही अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र में रखते ही इस चालक पर के अंदर उपस्थित जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है? एक त्वरण काम करता है और त्वरण अपने पास E/m होता है। ठीक है, अब अपन जो बात कर रहे थे किसी इलेक्ट्रॉन की बात अगर अपन करें तो इलेक्ट्रॉन के लिए अपन क्या बात कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ये बात कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग जो था, ठीक है, वो अपन मान के चलते हैं कि u था। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब अपन ने विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था उससे पहले भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे? गति कर रहे थे। तो इनके पास कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग तो है। इसका अपन क्या मान के चलते हैं कि इनके पास प्रारंभिक वेग कितना है? u है। जब अपन ने इनको विद्युत क्षेत्र में रखा तो इनके ऊपर त्वरण काम करता है और वो त्वरण कितना काम करता है? -E/m करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब ये यादृच्छिक रूप से गति करते हैं तो अपन को पता है कि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये गति करते हैं तो आपस में क्या करेंगे? टक्करें भी करते हैं। ठीक है, तो ये जब टक्करें करते हैं तो टक्करों के कारण इनमें क्या होता है? अवरोध भी उत्पन्न होता है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो जब ये आपस में टक्कर भी करेंगे तो अपन ये मान के चलते हैं कि क्रमागत टक्कर होती है। जैसे एक टक्कर के बाद में जब दूसरी टक्कर होती है उस टक्कर में जो लिया गया समय है वो अपन क्या मान के चलते हैं कि वो अपने पास है t। ठीक है, अपन क्या मान के चल रहे हैं कि जो पहली टक्कर हो रही है उस समय इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u। ठीक है, और जो दूसरी टक्कर करने जा रहा है ना
तो दूसरी टक्कर करने से पहले मीन्स दूसरी टक्कर करने में उसको जितना समय लग रहा है ना वो क्या मान के चल रहे हैं अपन टी, ठीक है। और उसके ऊपर जो त्वरण काम कर रहा है वो त्वरण कितना काम कर रहा है ई अपॉन एम। तो इसका अपन अंतिम वेग ज्ञात कर सकते हैं। मीन्स विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद अपन किसी चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करें और विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद इस इलेक्ट्रॉन का अगर अपन वेग देखें तो उस वेग का अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। और वो भी किससे निकालेंगे अपन, गति की प्रथम समीकरण से। तो अपने पास गति की जो प्रथम समीकरण होती है वो v बराबर u प्लस AT होती है। यहाँ पे ये प्रारंभिक वेग है, ये त्वरण है, ये समय अंतराल होता है। तो अगर अपन निकालना चाहें तो किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो v1 उसका जो वेग होगा उसको u1, और अगर अपन मान लो त्वरण की बात करें तो यहाँ त्वरण अपने पास माइनस ई अपॉन एम, और जो अगर समय अंतराल की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपन समय अंतराल भी कितना ले लेते हैं t1। ये जो समय अंतराल है वो क्रमागत दो टक्करों के मध्य लिया गया समय अंतराल है। तो ये अपन किसी बात करेंगे तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात की, लेकिन अपन जब चालक की बात करेंगे तो चालक में तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनके तो बहुत सारे अलग अलग वेग निकलेंगे। तो सभी का अपन वेग निकालें तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा u2 माइनस ई अपॉन एम t2, क्योंकि वहां समय अंतराल अपन ने कितना ले लिया t2 ले लिया, ठीक है। इस समय अंतराल को अपन विश्रांति काल भी बोलते हैं। यहाँ अपन अगर तीसरे के लिए बात करें तो तीसरे का जो अंतिम वेग होगा वो u3 माइनस ई अपॉन एम, और ये अपने पास t3। ऐसे इसके अंदर अपन मान के चलते हैं कि n इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन का जो अंतिम वेग होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। लेकिन अपन को क्या होता है कि अपन को पास सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनके लिए अपन को क्या निकालना होता है, औसत वेग ज्ञात करना होता है। और औसत वेग ज्ञात करने के लिए अपन इन सभी का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, औसत निकालेंगे, ठीक है। तो अपन ने अभी क्या किया कि गति की पहली समीकरण ली और उस गति की पहली समीकरण से अपन ने सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग अलग अंतिम वेग निकाल लिया। तो क्या होता है कि यहाँ अपन इनका जो औसत वेग निकालेंगे वो औसत वेग को अपन अपवहन वेग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक अपवहन वेग होता है जो अपने पास सभी इलेक्ट्रॉनों के जो वेग होते हैं इन वेगों का क्या होता है, योग होता है। इन वेगों का क्या होता है, औसत मान होता है। अगर अपन इसको अपवहन वेग को अगर परिभाषित करना चाहते हैं, ये अपने पास क्या होता है, अपवहन वेग, ठीक है। अपवहन वेग को अगर अपन परिभाषित करना चाहते हैं तो अपवहन वेग का मीन्स होता है कि जब किसी चालक को अपन विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किसी चालक को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो रखने के बाद आवेश मीन्स इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं ना तो उस वेग को क्या बोलते हैं अपन, औसत वेग, वो अपवहन वेग, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है। मीन्स किसी चालक को जब अपन विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, किसी चालक को जब अपन विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर जो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करेंगे, जिस औसत वेग से गति करेंगे उस वेग को अपन क्या बोलते हैं, अपवहन वेग। और वो किसके बराबर होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी का अपन ने अंतिम वेग ज्ञात किया और उनका सबका क्या निकाल लिया, औसत। तो यहाँ अगर अपन इनकी वैल्यू पुट करें तो Vd इक्वल टू V1 की जगह अपने पास आ जाएगा U1 माइनस, अगर अपन इसकी वैल्यू रखना चाहें तो अभी फिलहाल अपन A रख देते हैं, A T1। दूसरे की बात करें तो U माइनस A T2। अगर अपन ऐसे सभी की बात करेंगे तो UN प्लस माइनस A Tn होगा। और इन सबका क्या निकालना अपन को, एवरेज, ठीक है। अगर इनका अपन एवरेज निकालें तो अपने पास कितना निकलता है कि Vd इक्वल टू अपने पास, इनको अगर अपन को रीअरेंज करना हो तो अपन इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ सबसे a कॉमन आ रहा है तो माइनस a, और ये T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn, और अपॉन में क्या हो जाएगा, n। इसको अगर अपन लिखें तो Vd इक्वल टू UN अपॉन n माइनस ये a। और ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है सभी इलेक्ट्रॉनों का क्या है, क्रमागत टक्करों में लिए गए समय होता है। तो ये सभी जो है वो क्या है, सब विश्रांति काल है। तो इनको अगर अपन लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। तो सभी इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो टक्करों में जो समय अंतराल लिया गया है, ठीक है, वो कुछ इस प्रकार है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माध्य विश्रांति काल या माध्य समय अंतराल। तो यहाँ जो Vd इक्वल टू अपन को मिलेगा, ये जो अपने पास है ये क्या है,
ये वो वेग है जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया था, तो उस समय उनका जो वेग था वो यादृच्छिक वेग था, ठीक है। तो उनका अपन जब औसत निकाल देते हैं तो औसत उसका क्या आता था, 0। तो यहाँ इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 माइनस ए की वैल्यू अपने पास है ई अपॉन एम, ठीक है। और अपने पास इसको अपन क्या किससे डिफाइन करेंगे, या तो अपन टी से लिखेंगे या इसको टाउ भाग, इसको बोलते हैं माध्य विश्रांति काल। इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, माध्य विश्रांति काल। तो यहाँ जो अपव्यय वेग है वो माइनस ई अपॉन एम टाउ बार प्राप्त होता है। इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग इलेक्ट्रॉन के आवेश, विद्युत क्षेत्र, द्रव्यमान और विश्रांति काल पर निर्भर करता है। तो अपन कहें तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो नियत है, द्रव्यमान नियत है, समय अंतराल और किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र। मीन्स विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाते हैं, विभव का अगर अपन मान बढ़ाते हैं तो यहाँ अपव्यय वेग के मान में वृद्धि होती है। उसी प्रकार अगर समय अंतराल का मान बढ़ता है तो भी विभव में क्या होती है, सॉरी अपव्यय वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। तो अपने पास जो अपव्यय वेग है वो कुछ ये प्राप्त होता है माइनस ई अपॉन एम टाउ आर।